Hello everyone, welcome to my channel CS Legal World. Today we are doing chapter number 15 on request of one of my subscribers. His name is Rakesh. Let's get started without wasting your time. First of all, let's understand. पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है ऑडिटर टू इवैल्यूएट एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, क्या बेस पे आप रिपोर्टिंग करोगे. तो यहाँ पर बोला है दैट द कंपनी हैज़ एडिक्वेट कंपनी ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है डिस्क्लोजर को. कंपनी ने सारे प्रोसीजर कंप्लाई किए, कंपनी ने फॉलो किए हैं सारे प्रोसीजर लॉ वाले, कंप्लाई किए एप्लीकेबल लॉज को. कंपनी जो है वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ कंसिस्टेंट है और इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रही है वो रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल है. फिर लास्ट है इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शंस को भी, जो भी मटेरियल ट्रांजैक्शंस है उसका जो भी इफेक्ट है वो भी कंपनी क्या कर रही है अपने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिपोर्ट कर रही है. ठीक है. फिर देखना फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन में क्या बोला है, अनक्वालिफाइड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन. कि भाई टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग कैसे हो सकता है. आपका ओपिनियन या तो मॉडिफाई हो सकता है, आपका मतलब अगेन ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो या तो मॉडिफाइड हो सकता है या तो फिर अनमॉडिफाइड हो सकता है. अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन को क्लीन ओपिनियन भी बोलते हैं. मॉडिफाइड ओपिनियन जब ऑडिटर अपने कुछ क्वालिफिकेशन देता है उसको मॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं. सबसे पहले देखना अनमॉडिफाइड के बारे में क्या बात कर रहा है. ये अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी रिजर्वेशंस नहीं होते, कोई कमेंट नहीं होते ऑडिटर के. ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन या कमेंट ऑडिटर के होते नहीं है. ऑडिटर बेसिकली अनमॉडिफाइड ओपिनियन में बोलना ये चाहता है कि कंपनी ने सारे कंप्लायंस को फॉलो किया है, कंपनी फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है, कंपनी ने कोई भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे मिसस्टेटमेंट नहीं किया है. ठीक है, तो ये पॉइंटर्स को हाईलाइट कर लेना कि कंपनी जो है फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है. ठीक है. फिर द नेक्स्ट वन इज The auditor concludes that the information on the affairs of the company in all material respect are in accordance with the applicable reporting framework. अपना applicable reporting framework कौन सा है बेटा बताना. अभी हमने पढ़ा ना applicable reporting framework कौन सा है. applicable reporting framework मतलब disclosures दिए, सारे laws को follow किया है. ठीक है, एप्लीकेबल प्रोसीजर्स जो भी थे उनको फॉलो किया हुआ है. फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बराबर है. फिर अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि मटेरियल ट्रांजैक्शन से जो भी इफेक्ट हो रहा है वो बताया हुआ है. तो इन शॉर्ट अभी जब हम बात कर रहे थे अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन की, तो उसमें भी उसने यही कहा कि अनक्वालिफाइड मतलब कि कंपनी के ऊपर ऑडिटर ने कोई भी रिजर्वेशंस नहीं दिया है, कंपनी ने एप्लीकेबल लॉज को फॉलो किया है, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है और कंपनी ने कंप्लाई किया है विद एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. CSAS 3 प्रोवाइड दैट. CSAS 3 क्या था, याद है किसी को. वो बेसिकली बात ही इस बारे में कर रहा था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन. CSAS 3 इसी के बारे में बात करता है. उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था मैंने, PPT फ्लाफ है, FLAF PPT फ्लाफ है. तो उसमें आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा. नाउ CSAS 3 क्या बोल रहा है देखना. CSAS 3 भी वही बोल रहा है, द ऑडिटर हैज़ शेल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस. अगर उसको लगता है कि सारे जो भी कंप्लायंस है वो पर्टिकुलरली फॉलो किए गए हैं और जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन था वो सब दिया गया है, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है, सेम चीज़ें रिपीट की गई है. फिर क्या बोला है, कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ टाइमलीनेस. ये हम क्या दे रहे हैं, बेसिकली हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, अब कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ टाइमलीनेस में क्या बोला है कि कंपनी जो है बेसिकली जो भी लॉज रूल, जो भी फॉर्म वगैरह फिल करना है वो टाइमली फाइल कर रही है. कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, जो भी प्रोविजंस है, जो भी एप्लीकेबल लॉज है उनको बराबर से फॉलो करे, दैट इज़ कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस. तो अगर अपने को बेसिकली इतना सा क्वेश्चन आता है कि अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या है, तो याद रखना अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन उसको बोलते हैं या क्लीन ओपिनियन उसको बोलते हैं जहाँ पे ऑडिटर का कोई भी रिजर्वेशंस कमेंट्स नहीं होता है. ओके, कंप्लायंस करता है एप्लीकेबल लॉज से, कंपनी मिसस्टेटमेंट नहीं होता है, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट होता है कंपनी का जो भी काम होता है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि CSAS 3 ने भी यही कहा है और ऑडिटर जो है वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है. कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ टाइमलीनेस मतलब जो भी फॉर्म वगैरह है वो राइट टाइम पे फिल कर रहा है. कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस मतलब कि सारे प्रोसीजर्स को, प्रोसेस को, प्रोविजंस ऑफ दी सेक्शंस को एट द राइट टाइम वो फॉलो कर रहा है. फिर आता है मॉडिफाइड ओपिनियन. मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब होता है क्वालिफाइड ओपिनियन. अब क्वालिफाइड ओपिनियन किसको बोलते हैं देखना. मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन. पहले तो एक बात समझ के लेना, मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब कि बेसिकली जो ऑडिटर है वो जो भी अपना ओपिनियन दे रहा है
वो जो भी अपना ओपिनियन दे रहा है, जो भी उसने ऑडिटिंग की है, जिस भी चीज़ की है, कंप्लायंस ऑडिटर है, कंप्लायंस का देख रहा है, सेक्रेटरी, जो भी उसने ऑडिट किया है उसमें उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो काला है इसमें, कुछ ना कुछ तो नॉन कंप्लायंस है, तब वो अपने कमेंट्स देगा. सो द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ऑडिटर को लगता है कि नॉन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज है. जो अभी बोला था उसका उल्टा, नॉन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज है, नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है. ठीक है, फिर है एप्लीकेबल लॉ जो है वो टर्म्स ऑफ टाइमलीनेस में नहीं है. ठीक है, फिर बोला अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट, मतलब वो ऑडिटर भी ना सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे पा रहा है कि ये जो ऑडिट किया है मैंने ये फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है. उसको लगता है नहीं यार, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, इतना सब कुछ चेक करने के बाद भले फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. तो जो हमने मॉडिफाइड में बोला था कि लॉ को कंप्लाई किया है, फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है, टर्म्स ऑफ टाइमलीनेस, उसका सिर्फ नॉट लिख के आ जाना, आपका मॉडिफाइड ओपिनियन खत्म इधर. फिर ये कुछ चीज़ें कि जैसे हम लोग जो भी टेक्स्ट वाला जो भी मॉडिफिकेशन करता है, जो भी ओपिनियन देता है ना ऑडिटर, वो बोल्ड होना चाहिए और इटैलिक्स में होना चाहिए, तो वो जल्दी समझ में आएगा. फिर आता है अपना ये है द क्वालिफाइड ओपिनियन, द एडवर्स ओपिनियन एंड द डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन. अब देखना यहाँ पर क्या बोला है. So, the modification on the opinion can be any one of the following three categories depending upon the nature and severity extremely of the matter under transaction. The modification of the opinion can be any of the following three categories. Can I say this particular question we can study it as types of modification opinion, मॉडिफिकेशन लिख दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन. कि अगर आपको मॉडिफाइड ओपिनियन भी देना है, तो आप कैसे दोगे. उसके 3 टाइप बता दिए, 3 कैटेगरी बता दी. टाइप्स बोल लो, कैटेगरी बोल लो कि कैटेगरी क्या है. जब हम आप हमको समझ गया, मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करें, हम समझ रहे हैं. ठीक है, टाइप्स क्या है मुझे बताओ. मॉडिफाइड ओपिनियन भी कितने टाइप के हो सकते हैं, तो 3 टाइप के. या तो आप उसको क्वालिफाइड ओपिनियन बोल लो, या तो एडवर्स ओपिनियन बोल लो, या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोल लो. अब इसमें क्या बोला है देखना, क्वालिफाइड ओपिनियन यहाँ पे बोला हुआ है दैट ऑडिटर स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स द एडिशनल पैराग्राफ और पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस where the company has failed to do compliance as required under the law, provide reasons for not issuing the unqualified report on the affairs of the company. क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होगा ना, बहुत सारे नॉन कंप्लायंस उसको दिखेंगे, या थोड़े स्पेसिफिक जो भी उसको नॉन कंप्लायंस दिखे वो उसको स्पेसिफिक पॉइंट आउट करेगा. जैसे कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, जैसे कि लेट्स से इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, वो प्रेजेंट भी था मीटिंग में, वोट भी कर दिया. भाई कौन से हिसाब से इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट है और वोट कर रहा है, स्पेसिफिक नॉन कंप्लायंस है, तो उसने क्या कर दिया, फिर बता दिया. फिर है एडवर्स ओपिनियन में क्या बोला है कि ये एक्सट्रीम नेगेटिव होता है. अब एक्सट्रीम नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ ट्रैक ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन को आउट ऑफ ट्रैक ओपिनियन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, ये एडवर्स ओपिनियन मतलब इससे गंदा कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, आउट ऑफ ट्रैक ओपिनियन वेयर ऑडिटर कंक्लूड दैट नॉट इन द लाइन विद इट्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इन लाइन विद इट्स ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट रूल्स, ग्रॉसली मिसस्टेटेड रिकॉर्ड. इसके एडवर्स ओपिनियन में कौन सी कंपनी आ जाएगी आपकी, कौन सी कंपनी आ जाएगी जो इतनी गंदी है. मेरे ख्याल से तो वही कंपनी आएगी, सत्यम वाली में क्या होता, आउट ऑफ ट्रैक ओपिनियन था. भाई वो उसका ऑब्जेक्ट, उसके डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट और कंपनी का ऑब्जेक्ट वाज गोइंग इनटू 2 डायरेक्शन. ठीक है, सो एडवर्स ओपिनियन में यही होता है कि एक्सट्रीम नेगेटिव ओपिनियन होता है कंपनी के बारे में, ग्रॉस मिसस्टेटमेंट करती है कंपनी के डायरेक्टर्स ऑब्वियसली और कंपनी भी. फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वेयर ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. अब लेट्स से कि कंपनी जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है चीज़ों को. ढेर शाणे है कंपनी के डायरेक्टर्स, ढेर शाणे, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो ऑडिटर, क्या करेगा. ठीक है, 2 पैसे मेरा क्या जा रहा है. वेयर ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी ऑन एनी ग्राउंड सच एज ज्योग्राफिकल हो गया, रेगुलेटरी हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया. एंड ऑडिटर जो है वो अपना ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ऑडिटर सीधे डिस्क्लेमर दे देगा. दैट डिस्क्लेमर क्या देगा, दैट ही वॉज नॉट एबल टू कंक्लूड दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन ट्रू एंड फेयर मैनर. वो कंडक्ट कंक्लूड नहीं कर पा रहा है,
वो बंदा कंक्लूड नहीं कर पा रहा है कि जो कंपनी का मैनर है, वो कंपनी का जो काम करने का अफेयर्स है, वो मैनर जो भी है वो ट्रू एंड फेयर है क्या, मेरे को नहीं पता, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अगर हम अब बात करें कैटेगरी ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, 3 आता है क्वालिफाइड ओपिनियन, जब उसको पता है नॉन कंप्लायंस है, उसने स्पेसिफिकली उसको क्या कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। एडवर्स ओपिनियन मतलब एक्सट्रीम नेगेटिव है, क्रॉस मिसस्टेटेड है रिकॉर्ड्स। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मेरे को नहीं पता, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंड दैट इज योर 3 कैटेगरीज ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। देन what is the next one here? Then here it says गाइडेंस एज टू द यूसेज ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ ऑडिट मॉडिफिकेशन। क्या बोला मैंने? गाइडेंस एज टू द यूसेज ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ ऑडिट मॉडिफिकेशन, कि ऑडिट मॉडिफिकेशन जो है उसके 3 फॉर्म्स क्या है। गाइडेंस एज टू द यूसेज ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ ऑडिट मॉडिफिकेशन, कैसे यूज़ करोगे। अब जैसे अफेयर्स है, ठीक है, वो मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो उसको हम एडवर्स ओपिनियन बोल सकते हैं क्या, मटेरियली मिसस्टेटेड है तो पहला वाला। सेकेंड वाला एक्सट्रीम है ना ये। अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कैन वी से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। थर्ड अभी पढ़ के आए अपन, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, आई डोंट थिंक सो यू शुड फोकस ऑन दैट। इटैलिक्स एंड बोल्ड लेटर्स में जो भी है उसको देना पड़ेगा, उसका जो भी ओपिनियन है वो इटैलिक्स एंड बोल्ड लेटर्स में जाएगा। फिर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, पैराग्राफ में करो, कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए सारी चीज़ें, पॉइंटर्स आपके। फिर है एम्फेसाइज ऑफ मैटर। एम्फेसाइज ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है बेटा, पहले देखना कि पर्पस ऑफ एन एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ इज टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू द मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज बट द ऑडिटर बिलीव दैट इट इज फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग एंड शुड बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। अब इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि वो अपने ऑडिट, वो जो क्वालिफिकेशन दे रहा है ना इटैलिक्स बोल्ड लेटर में लिखे, वो उधर बता रहा है, द पर्पस ऑफ ईओएम पैराग्राफ इज टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू ऑलरेडी डिस्क्लोज। वो उधर बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन वो क्या करना चाहता है, उसको लगता है, अभी जैसे देखो कभी कभी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा पॉइंट आउट कर देते चीज़ें, या ज़्यादा हाईलाइट कर देते कि चल भाई ये तो याद रहना चाहिए, अटेंशन इस पर जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो। तो सिमिलरली जब ऑडिटर है वो ऑडिटिंग कर रहा है, ठीक है, उसको लगता है ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यूजर्स को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, जो भी इसको पढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए स्पेसिफिकली वो क्या करेगा, वापस से उसको लिख देगा। तो पर्पस ऑफ ईओएम पैराग्राफ इज टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज बट द ऑडिटर बिलीव्स दैट इट इज फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग, इट शुड बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से ऐसे मैटर्स है विच शुड बी कंसिडर्ड एज एम्फेसाइज ऑफ मैटर, कि तो क्या सब एम्फेसाइज ऑफ मैटर होंगे क्या सब एम्फेसाइज ऑफ मैटर होंगे क्या, सबके लिए वो अलग अलग पैराग्राफ लिखते बैठेगा क्या, तब फिर वो ओपिनियन नहीं, फिर वो क्या दे रहा है, मतलब एनुअल रिपोर्ट बना रहा है क्या बैठे बैठे। तो कौन सी चीज़ों को आपको एम्फेसाइज करना है, एम्फेसाइज मतलब कौन सी चीज़ों को आपको एम्फेसाइज करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ज़्यादा आप लिख सकते हो उसके बारे में, विच इज़ लीगल अनसर्टेनिटी। भाई लीगली ही कंपनी चीज़ें घोटाला कर रहा है, लिटिगेशन है कंपनी में, लिटिगेशन सर्टेनिटी है। फिर अर्ली अडेप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिया है कंपनी ने। न्यू टेक्नोलॉजी है, चेंजेस इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कुछ है। मेजर कैटेस्ट्रॉफिक इसको बोलते हैं बेटा चेंज, रिवॉल्यूशन, चेंज मतलब क्या, सो है ना, मेजर कैटेस्ट्रॉफी हैज़ हैड अ मेजर इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, कोई ऐसा पर्टिकुलर चेंज हुआ है जिसके बाद वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले भी किया है ना, अर्ली एप्लीकेशन, अच्छा पहले अडॉप्शन था फिर एप्लीकेशन भी हो गया, ठीक है। मेजर कैटेस्ट्रॉफिक कंटिन्यूड इफेक्ट, अब इसको पढ़ोगे कैसे, याद कैसे रखोगे, वो अपना मेजर कंसर्न आता है इधर। एम्फेसाइज ऑफ मैटर, तो कैन वी से दैट लीगल और लिटिगेशन याद रख सकते हैं, अर्ली अडॉप्शन एंड अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रख सकते हैं, न्यू चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरमेंट एंड कैटेस्ट्रॉफी का भी मतलब चेंज होता है, कहाँ है, कैटेस्ट्रॉफी से दो था, मेजर कैटेस्ट्रॉफी कंटिन्यूड इफेक्ट क्या है, और चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरमेंट, अगर चेंज हो रहा है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कुछ तो वो उस पर एम्फेसाइज कर सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आई उस पर एम्फेसाइज कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर द मैटर्स बेसिकली। अभी मैं यही देख रही हूँ इसको लर्न कैसे होगा, तो ये याद रखना जब एम्फेसाइज की बात आएगी तो लीगल और लिटिगेशन एक साइड हो जाएगा, लीगल मैटर्स, लीगल असर्टेनिटी एंड लिटिगेशन सर्टेनिटी वैसे टाइप का। उसके बाद ये 2 पॉइंट सेम हो जाएंगे, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 2 पॉइंट सेम हो जाएंगे, लीगल, लिटिगेशन, अर्ली अडॉप्शन, अर्ली अडॉप्शन एंड अर्ली एप्लीकेशन। फिर है न्यू टेक्नोलॉजी जो कि सबसे अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 सेम आ जाएंगे, विच इज एक तो मेजर कैटेस्ट्रॉफी एंड मेजर कैटेस्ट्रॉफी कंटिन्यूड इफेक्ट, ठीक है।
फिर 2 आ जाएंगे विच इज़ चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है जो कि लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, मेजर कैटास्ट्रॉफिक कंटिन्यूड इफेक्ट, अब मेजर कैटास्ट्रॉफे दैट हैज़ हैड और कंटिन्यूज टू हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एंटाइटीज फाइनेंशियल पोजीशन। देखो ना यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल से ये भी फाइनेंशियल पोजीशन। मेजर कैटास्ट्रॉफे बात करेगा फाइनेंशियल पोजीशन पे, ठीक है। मेजर कैटास्ट्रॉफे मतलब मेजर कोई अब चेंज आ रहा है जिसकी वजह से किधर इफेक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन पे। एंड कंटिन्यूड वाले में ये कि कंटिन्यू हो रहा है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो अगेन अब हम इनको याद कैसे करेंगे? लीगल अनसर्टेनिटी था क्या? लीगल अनसर्टेनिटी था और लिटिगेशन सर्टेनिटी था। उसके बाद 2 पॉइंट पढ़ा हमने मैम की, क्या था पॉइंट कैटास्ट्रॉफे पे 2 पॉइंट थे, मेजर कैटास्ट्रॉफे एंड मेजर कैटास्ट्रॉफे कंटिन्यू टाइप्स, ठीक है। 2 पॉइंट सिमिलर था, कौन सा था वो बताना मुझे। चेंजेस इन एनवायरनमेंट ऐसा कुछ था, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी था, ठीक है। ये चारों हो गए। अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो दीज आर द मैटर्स दैट कैन बी एम्फेसाइज्ड। उसके बाद मटेरियलिटी का पॉइंट है, बता देखना मटेरियलिटी के बारे में क्या बोला है। चलो आगे बढ़ेंगे क्या? देखना अभी मटेरियलिटी के बारे में क्या बोला है बेटा। मटेरियलिटी के बारे में वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मटेरियलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है। तो मटेरियलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है, जब हम ऑडिटिंग की बात करें या अकाउंटिंग की बात करें तो बेसिकली मटेरियलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उसमें। क्यों प्ले होता है रोल? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो वो चेक करो। मटेरियलिटी मतलब क्या, पहले तो ये बताओ मटेरियलिटी मतलब क्या। कुछ ओमिशन या फिर मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। कुछ भी ओमिशन कर रहे हो आप या मिस स्टेटमेंट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन का, जिसको जो बाद में जब पता चलेगा मार्केट में तो एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन मिलेगा, तो दैट इज़ मटेरियलिटी। कहीं तो होगा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एन ओमिशन है या मिस स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेशन का, दैट इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग circumstances मेक इट प्रोबेबल दैट द जजमेंट और रीजनेबल पर्सन लाइंग ऑन द इन्फॉर्मेशन वुड हैव चेंज और इन्फ्लुएंस। मतलब वही कुछ बाद में पता चला तो उसका एक सिग्निफिकेंट मार्केट रिएक्शन आएगा, दैट इज़ मटेरियलिटी। अब बेसिकली देखना बोलना क्या चल रहा है, वो चाह रहा है वो दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू, बेसिकली मटेरियलिटी जब ऑडिट में बात करेंगे ना तो मटेरियलिटी कैसे जज करना है, कौन से बेस पे करना है, वो प्रोफेशनल का एक इंडिपेंडेंट जजमेंट होगा। आप बताओगे क्या कोई फॉर्मूला है क्या, कोई सेट फॉर्मूला है क्या, इसको ही मटेरियलिटी बोलना है, इसको नहीं प्रोफेशनल देखेगा मेरे को किसको मटेरियलिटी बोलना है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू डिस्क्लोज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू डिस्क्लोज to constantly judge whether a particular item is material or not. There is an inverse relationship between materiality and degree of audit risk, ठीक है। जितना ज़्यादा वो हायर द मटेरियलिटी लेवल लोअर द, जितना ज़्यादा वो मटेरियल चीज़ें निकालेगा उतना ज़्यादा वो कम रिस्क में रहेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फिर ऑडिटर शैल कंसीडर मटेरियलिटी वाइल फॉर्मिंग हिज ओपिनियन एंड अदर टू, अब ऑडिटर जो है वाइल शैल कंसीडर मटेरियलिटी वाइल फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, जब ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा तो उसको मटेरियलिटी का जो डोज है वो उसको क्या करना है बेटा, मटेरियलिटी का जो डोज है वो उसको अपना ओपिनियन देने के टाइम पे कंसिडर करना है कि प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। अब यहाँ पे देखना प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस बोलते हैं तो दैट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कंसीडर ऑल रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस बिफोर इशूइंग अ रिपोर्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि जब ऑडिटर को अपना रिपोर्ट जो है वो इशू करना है उसके पहले वो चेक कर ले कि उसका जो भी ऑडिट एविडेंस है वो बराबर है क्या, पूरा कंप्लीट है क्या मेरा ऑडिट एविडेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कि जो भी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव था इस ऑडिट कराने के पीछे, क्या वो कंप्लीट हो रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस कि प्रिपेयर करने में रिपोर्ट की ड्यू टाइम जो मतलब क्या था, दैट सॉरी हम ठीक आ रही है सॉरी
सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस में क्या बोला बेटा, दैट इम्प्लाइज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट इन ड्यू टाइम, कि ड्यू टाइम में रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ है क्या। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस सामने आया है क्या। तो ये चार चीज़ें हैं, चार पॉइंट है जो कि ऑडिटर जो है वाइल कंसीडरिंग मटेरियलिटी ये चीज़ों को ध्यान में रखेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, टाइमलीनेस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। उसके बाद नीचे क्या बोला है देखना, कि जो मटेरियलिटी का कंसेप्ट है ना वो ऑडिटर प्लानिंग में भी अप्लाई कर सकता है और परफॉर्मिंग, जब ऑडिट का प्लान कर रहा है तभी भी अप्लाई कर सकता है और जब वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा है तभी भी कर सकता है। ठीक है, मटेरियलिटी जो है वो क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हो सकती है। मटेरियलिटी क्वालिटेटिव नहीं हो सकती, मटेरियलिटी हो सकती है, क्वान्टिटेटिव हो सकती है। फिर क्या है, अ मैटर कैन बी जज मटेरियल इफ नॉलेज ऑफ इट्स लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इंटेंडेड यूजर। ठीक है, फिर वही है दैट एप्लीकेशन ऑफ मटेरियलिटी कुड बी डिफरेंट इन फॉर्मिंग ऑफ ऑडिट ओपिनियन व्हेन कंपेयर्ड टू एप्लीकेशन ऑफ मटेरियलिटी व्हाइल इवैल्यूएटिंग ऑडिट एविडेंस इन सीएसएस। ये काम का नहीं। फिर प्रोसेस क्या होगा, आपको ओपिनियन देना है अपना, तो प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन क्या होगा, वही चार चीज़ें जो हमने पढ़ी ना बेटा अभी, वही चार चीज़ें जो हमने पढ़ी ना अभी, कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज एंड टाइमलीनेस। अभी उसका क्या मतलब होता है वो बता रहे हैं। प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, कि अगर मुझे कल को, मैं ऑडिटी बन रही हूँ, मैं सॉरी ऑडिटी तो मैं बाद में बनूंगी, पहले तो ऑडिटर बनूंगी ना, सेक्रेटरी ऑडिट करूंगी, तो मुझे अपना ओपिनियन फॉर्म करना है, तो मेरे को क्या प्रोसेस है, मेरा क्या है, तो कंप्लीटनेस है, ऑब्जेक्टिविटी वाला पॉइंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड टाइमलीनेस है। ठीक है, फिर देखना क्या बोला है यहाँ पर, दैट ऑडिटर शैल कंसीडर मटेरियलिटी वाइल फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस में क्या बोला है वो चेक करना, सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। दैट ही हैज़ टू कंसिडर ऑल रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस, उसके सामने जो जो ऑडिट एविडेंस, जो जो उसको एविडेंस मिल रहा है उसको सारे सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, उसको सारे रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस को कंसीडर करना है बिफोर इशूइंग हिज ओपिनियन रिपोर्ट। अब बोला क्या है कि उसको क्या गैदर करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको गैदर करना है फॉर कंक्लूजन ऑफ द ओपिनियन, एविडेंस रिगार्डिंग एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें। आईसी उसको कंपनी का ढंग का रखना है, इंटरनल कंट्रोल। फिर ये है आईसी मतलब ढंग से चेक करना है उसको। फिर ये है दैट ऑडिटर शुड नॉट बी सेलेक्ट। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे सामने 10 ओपिनियन पड़े हैं, जो मेरे को अच्छा लगता है, मुझे ये वाला ओपिनियन देना है तो इसके 5 उठाती हूँ, 5 रहने देती हूँ। नहीं, ये एविडेंस की बात हो रही है बेटा। आप जस्टिस दिला रहे हो, किसी चीज़ को जस्टिस देने का काम कर रहे हो, तो ऑडिटर शुड नॉट बी सिलेक्टिव इन यूजिंग द अवेलेबल एविडेंस। ठीक है, वो सिलेक्टिव नहीं, उसको सारे लेके चलने पड़ेंगे। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है तो फिर वो देख सकता है कि क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स देख सकता है, अदरवाइज नहीं। ऑडिटर कैन नॉट यूज द एविडेंस दैट सपोर्ट हिज सरमाइसेस एंड डिस्कार्ड अदर एविडेंस। ठीक है, शुड यूज ऑल अवेलेबल एविडेंस अवेलेबल टू हिम एंड ओनली डिस्कार्ड द कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है तो छोड़ सकता है। फिर आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिटर बेटा, ऑडिटर बहुत दिमाग वाला होता है। ठीक है, तो ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना है, उसको हमेशा इंश्योर करना है कि जो रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ सामने वाले को फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, वो उसका फाइंडिंग कंक्लूजन जो भी मैं दे रहा हूँ वो रेलेवेंट बेस पे दे रहा हूँ क्या, अप्रोप्रिएट दे रहा हूँ क्या, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से मैं ये ऑडिट कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस इंटीग्रिटी के साथ हो रहा है क्या, माल प्रैक्टिसेस हो रहा है क्या ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। प्रिंसिपल के ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है कि यस, प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो बेसिकली जब हम प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल का जो ऑडिटर का जो माइंड है, ऑडिटर का जो माइंड है वो एक इंक्वायरिटेटिव माइंड होना चाहिए। पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द ऑडिट वो इंक्वायरी कर रहा है। कैसे ऐसे अजय देवगन का था। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज कंसिडर्ड एज कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड ऑडिटिंग। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू हैव एन इंक्वायरिंग माइंड। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द ऑडिटर बाय मैनेजमेंट ऑडिटर शुड नॉट बी रिलाइड ऑन द फैक्ट ऑफ इट। ऑडिटर शुड मतलब वो ऑडिटर रिलाई कर सकता है कि अच्छा मेरे को डॉक्यूमेंट दे दी 4-5, अरे यार ये लोग कितने अच्छे लोग ने बराबर से डॉक्यूमेंट ला के दे दिया है। You do not have to inspire from the directors of that auditing company. You have to खुद का दिमाग लगाओ, you have to खुद auditing and inquisitive mind के साथ काम करते चलो। फिर है कि threats to objectivity हो सकता है क्या, तो उसके कुछ पॉइंटर्स है आगे 10-15, ठीक है वो देख लो। 10-15 नहीं, मेरे ख्याल से 8 ही है कि थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी कुछ हो सकता है क्या, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकता है। थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव मतलब यार मेरे को ये काम करना है, अब उसका कुछ थ्रेट हो सकता है क्या, हाँ कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है मेरा इस कंपनी में, मैं सेल्फ रिव्यू वाला प्रॉब्लम है, एडवोकेसी हो गया, फैमिलिटी ऑफ द ट्रस्ट। थ्रेट की ऑडिटर है जब
वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को बहुत अच्छे से जानने पहचानने लग गया, 2 साल में बेस्ट फ्रेंड बन गया मान लो उसका कोई, फिर अच्छे से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो फैमिलियरिटी और ट्रस्ट रेट उड़ सकता है। इंटिमिडेशन टेस्ट किसको बोलते हैं? बेसिकली इंटिमिडेट मतलब किसी को आप डरा रहे हो, ठीक है, किसी को आप डरा रहे हो या धमकी दे रहे हो आप, तो द पॉसिबिलिटी दैट द ऑडिटर मे बिकम इंटिमिडेटेड बाय थ्रेट, ठीक है, बाय डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, और उसके हिसाब से फिर वो अपना जजमेंट वगैरह दे रहा है या ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, डर की वजह से, ठीक है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट फर्म्स विच इज़ नॉर्मल चीज़ें आईसी, ये सब चीज़ों के बारे में बात किया है। द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस में क्या बोला है बेटा, देखना कि जो भी रिपोर्ट है आप टाइम पे बना रहे हो उस टाइप का। प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस, कि व्हेन 2 कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट एमर्ज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ऑडिटर क्या करेगा, वो चाहेगा कि मैं और एडिशनल एविडेंस निकालूँ, ठीक है, उसके और अच्छे से छानबीन करूँ, फिर फैक्ट में आऊँ। जब तक कि एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो भी प्रोविजन है वो एलिमिनेट नहीं हो जाता, तब तक मैं और एविडेंस को देखूँ। ऑडिटर को अगर एविडेंस नहीं मिल रहा है, एडिशनल एविडेंस नहीं मिल रहा है, और फिर भी आपका परसिस्ट है, क्या परसिस्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन परसिस्ट है, तो ऑडिटर क्या करेगा, शुड ब्रिंग आउट द फैक्ट क्लियरली इन हिज रिपोर्ट, जो उसको ठीक लगे उस टाइप का। फिर देखना कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या बोल रहा है यहाँ पर। When 2 contradictory fact emerge on the same subject matter, एक सब्जेक्ट मैटर है, एक सब्जेक्ट मैटर पे 2 चीज़ें आ रही है, 2 कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिल रहा है ऑडिटर को कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी क्या कर रहा है वैसा टाइप का। सो व्हेन 2 फैक्ट एमर्ज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, ऑडिटर क्या करेगा, वो एडिशनल, मैंने बताया एडिशनल एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करेगा, और तब तक ढूंढेगा जब तक कि उसमें से एक एविडेंस उसको जब तक वो एक को एलिमिनेट नहीं कर देता। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो एक को एलिमिनेट नहीं कर देता, तब तक वो ऑडिट एविडेंस ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर ऑडिटर को फिर भी नहीं मिल रहा है एविडेंस, फिर वो क्या करेगा, फैक्ट क्लियरली अपने रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। फिर आगे भी चीज़ें दी हुई है इसके बारे में, विच इज़ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट विद द ऑडिटी, वो चेक करेगा एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट विद द ऑडिटी। तो बेसिकली जब हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस की बात करें तो इट ऑल्सो एम्प्लॉइज दैट चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट विद द ऑडिटी, कि ऑडिटी के साथ भी एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट का चेक करो, आप पूछो उसको, कंसिडर करो सारे रेलिवेंट एविडेंशियल मैटर्स को, इवन दो इट माइट बी कॉन्ट्राडिक्टरी और बी इनकन्सिस्टेंट विद अदर कंक्लूजन्स, लेकिन आपको कंसिडर तो करना पड़ेगा ना जो भी एविडेंस आपके सामने आ रहे, दैट काइंड ऑफ। सो इवेल्युएट वेदर एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट है क्या, जो भी मैंने अभी एविडेंस को ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट है क्या, इससे ऑडिट रिस्क टू रिड्यूस योर ऑडिट रिस्क टू एट एक्सेप्टेबली लो लेवल। क्या बोलने का मतलब इसका देखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना ज़्यादा आपका मटेरियलिटी का जो क्वांटिटी है वो आपके पास अच्छा रहेगा, उतना कम आपका ऑडिट रिस्क रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा ऑडिट कर रहे हो, कुछ मटेरियलिटी देख ही नहीं रहे, चेक नहीं कर रहे, ऐसे ही कर दिया, करना है तो कर दिया टाइप्स, कितना ऑडिट रिस्क पड़ेगा, याद है। आफ्टर इवेल्युएशंस ऑडिटर्स नीड टू वे द एक्सटेंट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, वे डाउन करे चीज़ें, need to weigh the extent and credibility of conflicting, फिर ये audit conclusion should clearly bring out the nature and extent of non compliance कितना। फिर आता है न्यू पॉइंट विच इज जजमेंट क्लैरिफिकेशन इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। सो डिसाइडेड केस लॉज जो होते हैं या जो जजमेंट्स होते हैं, जो क्लैरिफिकेशंस होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ ऑडिट में, तो आप अपना ऑडिट फ्रेम करते टाइम उनको भी ध्यान में लेकर आप फ्रेम कर सकते हो। अब जजमेंट के बारे में क्या बोला देखना, फिर मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन लेटर है, ये सब चीज़ें हैं अभी कुछ। फिर भी अच्छा सा लेंथ तो है चैप्टर का, भाई है कुछ नहीं बट लेंथ ही है चैप्टर। चलो, फॉर एग्जाम्पल while interpreting the issue of loan given by auditing company in terms of section 185, auditor may refer to the decided case law in this regard। ये फालतू की दिए, कुछ नहीं इतना। रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रैक्टिसेस, तो अकॉर्डिंग्स विथ लॉ है क्या, चेक करो। प्रैक्टिसेस एंड प्रेसिडेंट यूज्ड बाय ऑडिटर जो है वो एज पर हिस्टोरिकल परसेप्शंस है क्या, वो चेक करो।
फिर है थर्ड पार्टी रिपोर्ट और ओपिनियन की थर्ड पार्टी रिपोर्ट और ओपिनियन किसको बोलते हैं या उससे क्या होता है या आप उस पर कितना रिलाय हो सकते हो बीइंग एन ऑडिटर. So the auditor shall adhere to the following while forming an opinion based on third party report और opinion. जब भी ऑडिटर जो है ठीक है उसने थर्ड पार्टी का ओपिनियन दिया है थर्ड पार्टी का रिपोर्ट मंगाया है उसने किसी भी डाउट पे किसी भी चीज़ पे तो अब वो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेगा उस थर्ड पार्टी के ओपिनियन के बेस पे उसको किस तरह से लेके अपना ऑडिट ओपिनियन देगा. तो फैक्ट ऑफ यूज़ ऑफ थर्ड पार्टी ठीक है फैक्ट ऑफ यूज़ ऑफ थर्ड पार्टी. फिर ऑडिटर शैल इंडिकेट थर्ड पार्टी रिपोर्ट और ओपिनियन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटी कि ऑडिटी ने दिया है तो वो बता दो. कैरी आउट सप्लीमेंट टेस्ट मतलब अगर ऑडिटी है ठीक है वो अपना ऑडिटी कंपनी है वो अपना थर्ड पार्टी रिपोर्ट के लिए मतलब उसने अप्लाई किया है तो फिर आप उस पर डिपेंड नहीं रहोगे. आप क्या करोगे सप्लीमेंटल टेस्ट करोगे तो चेक कि भाई ये थर्ड पार्टी ओपिनियन है ठीक है मैं इसको चेक तो कर लूँ बराबर भी है या नहीं. While using the work third party, the auditor should also consider the independence and objectivity of the third party. थर्ड पार्टी का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कितना है स्कोप क्या है कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है ठीक है. परफॉर्म प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वर्क फॉर द थर्ड पार्टी इज एडिक्वेट और नॉट दैट काइंड ऑफ कुछ भी फाइंडिंग सफिशिएंट है वो सब चीज़ों को चेक करके आप कर सकते हो थर्ड पार्टी रिपोर्ट ओपिनियन पे भरोसा. फिर है मैनेजमेंट रिप्रेजेंट लेटर. मैनेजमेंट रिप्रेजेंट लेटर व्हाट इन इंग्लिश. सो बेसिकली इट हैज़ टू बी साइंड बाय योर एमडी कंपनी सेक्रेटरी और सीनियर मैनेजर. मैनेजमेंट में जो भी होगा वो साइन करेगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंट लेटर. मैनेजमेंट जो है वो कंपनी सेक्रेटरी को लेटर लिख रही है या सेक्रेटरी ऑडिटर को मैनेजमेंट लेटर लिख रही है वही सेम ही हो गया ठीक है. सेक्रेटरी ऑडिटर को मैनेजमेंट लिख रही है ऑर्डर बेसिकली वो क्या लिखेगी डियर सर द रिप्रेजेंटेशन लेटर इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द सेक्रेटरी कंपनीज एक्ट सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज फैमा ये वो हम प्रॉपर रिकॉर्ड दे रहे हैं आपको और कंपनी लॉ में हमने मेंटेन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लाई किया है कंपनी लॉ का ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट कोई बाकी नहीं है. ये सारी चीज़ें जो आता है आपको एजेंडा बोर्ड्स नोटिस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का एक्सप्लेनेशन 102 वाला जो आता है डाल दो. हमने ये सबको फॉलो किया है ठीक है. सिक्योरिटीज़ लॉ फिर ऐसे करके मेरे को इतना इंपॉर्टेंट होने लगा. फिर ओपिनियन ऑब्टेन्ड बाय मैनेजमेंट इसको चेक करना बस खत्म होने वाला है. ओपिनियन ऑब्टेन्ड बाय मैनेजमेंट में क्या बोला दिस इज़ अ रिप्लाई गिवन बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर ओवर द रिमार्क्स ऑफ ऑडिटर इफ़ ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट मतलब इसमें क्या होता है देखना बेसिकली ओपिनियन ऑब्टेन्ड बाय मैनेजमेंट ठीक है. ओपिनियन ऑब्टेन्ड बाय मैनेजमेंट मतलब रिप्लाई गिवन बाय मैनेजमेंट टू हुम टू द ऑडिटर फॉर वॉट ओवर द रिमार्क्स ऑफ द ऑडिटर कि ऑडिटर ने जो भी अपने ऑडिट सर्टिफिकेट में जो भी अपने रिमार्क्स दिए ठीक है कि कंपनी का ये सीन है तो बोल्ड और इटैलिक्स लेटर में उसने रिमार्क्स दे दिया. अब उस पर किसको रिप्लाई करना है मैनेजमेंट को रिप्लाई करना है. अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है ये रिपोर्ट बेसिकली कैसा होता है ये रिपोर्ट नहीं जा रहा है ये ऑडिटर जो है ना वो पहले फाइनल रिपोर्ट देने के पहले किसको रिपोर्ट देगा मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा कि भाई देखिए ये मेरा रिमार्क्स है अभी तू बोल क्या सीन है तेरा क्या है तेरा भी व्यू सुन लूँ ना मैं. अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई ये जो रिप्लाई दिया है मैनेजमेंट ने ठीक है थोड़ा तो सफिशिएंट लग रहा है मेरे को बराबर लग रहा है तो अपना रिपोर्ट जो है उस बेसिस पे चेंज भी कर सकता है रिमार्क्स चेंज कर सकता है. और अगर उसको लगता है कि नहीं भाई ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है ठीक है तो फिर वो फाइनल रिपोर्ट बना के प्रेजेंट कर देगा. फिर जो कंपनी है बोर्ड रिपोर्ट के टाइम पे फाइनल बोर्ड रिपोर्ट को के टाइम पे अपना ओपिनियन जो है ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटर के रिमार्क्स और उस पर बोर्ड ओपिनियन वो सब करके दे देगी. फिर क्या है देखना ये उसके आगे का ही है क्या चलो लिखा था अपन ने. ना एग्जिट कॉन्फ्रेंस क्या होता है एग्जिट कॉन्फ्रेंस किसको बोलोगे आप. एग्जिट कॉन्फ्रेंस ऑडिटर के हिसाब से लास्ट मीटिंग हो गई
with management group, supervisory etc. So audit observation should preferably be shared. क्या बोला मैंने, देखना ऐसे खेल रही हूँ इसके साथ थोड़ा सा। क्या बोला है देखना, मैंने देखने की कोशिश करना यहाँ पर, that audit observation should preferably be shared with such officials beforehand, providing the opportunity for discuss the audit findings and to clearly pointing out relating to audit and audit observation. Last meeting वही चीज़ें बताएगा, वो जो उसकी findings जो observation है वो बताएगा. Evaluation of audit evidence and forming of opinion. तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इसके जो कि ठीक है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट है. इसके बाद कितना है, अभी बहुत थक गए हैं हम लोग. 3 पेज है और अभी चलो फटाफट करते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स नेचर. क्या बोला है देखना, reliability of audit evidence is dependent upon its nature, its source and method used to obtain it. While collecting the audit evidence, the auditor should consider the below points. मतलब ये बेटा कि ऐसे क्या कंसिडरेशंस है जो कि ऑडिटर लेगा वाइल कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते टाइम ऑडिटर क्या चीज़ों को ध्यान में रखेगा. क्वेश्चन पढ़ना. रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंडेंट अपॉन इट्स नेचर, कि उसके नेचर सोर्स पे डिपेंड करता है और मेथड पे डिपेंड करता है. तो वाइल कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंस द ऑर्डर शुड कंसिडर द बिलो, कि ऑडिट एविडेंस करने के टाइम पे ऑर्डर को ये चीज़ों का ध्यान रखना है. क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, विजुअल एविडेंस, एग्जामिनिंग फिगर्स, oral evidence, reliability of information, photocopies, accepted evidence, gain increase assurance. कौन सा बहुत ज़्यादा रिलायबल है, कौन सा बहुत कम रिलायबल है, उस टाइप से बात है इसमें. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन बनता है, विच इज़ रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स नेचर, कि आप ऑडिट एविडेंस को कितना रिलायबल करोगे आप उस ऑडिट एविडेंस पे डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसके सोर्स पे, उसके मेथड पे जो आपने यूज़ किया है. सो वाइल कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंस द ऑर्डर शुड कंसिडर द बिलो. तो आपको डायरेक्ट नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन कि बताओ कि एवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसे करना है एंड फॉर्मिंग ओपिनियन, ऐसा नहीं आएगा. आपको सीधे क्वेश्चन दे दिया जाएगा दैट रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज डिपेंडेंट अपॉन, कि ऑडिट एविडेंस पे आप कितना रिलाई करोगे वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसके सोर्स पे, उसके मेथड पे, कि आपने कैसे कलेक्ट किया है ऑडिट एविडेंस को. अब क्या बोल रहा है देखना, ठीक है. अब क्या बोला देखना, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का क्या मतलब होता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेसिकली मोर रिलायबल देन द ओरल एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको लिखा हुआ चीज़ें दिख रहा है तो मोर रिलायबल हुई, ठीक है, देन द ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस जो बोल के मिल रहा है तो वो लेस रिलायबल होगी, वैसे टाइप का. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, दो एविडेंस हो गए. फिर डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, वो भी मोस्ट रिलायबल होता है. डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, एक्सटर्नल सोर्सेज से कुछ पता चल रहा है वो भी मोर रिलायबल है. विजुअल एविडेंस तो सबसे हाईली रिलायबल होता है. विजुअल एविडेंस जो आप खुद देख रहे हो. एग्जामिनिंग फिगर्स, ठीक है, लेस रिलायबल होता है. ओरल एविडेंस भी लेस रिलायबल होता है. रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड विद इन एंटाइटी, तो रिलायबिलिटी होता है आईसी पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे. फोटोकॉप्स पे भी लेस रिलायबल होता है. एक्सेप्टेड एविडेंस पे ऑलवेज रिलायबल होता है. एंड गेन इंक्रीज एश्योरेंस पे में गेन इंक्रीज एश्योरेंस टाइप ऐसा दिया हुआ है. तो टोटल अब 10 है. हमको ये नहीं याद करना, हमको ये हम फिर भी लिख लेंगे. मोर रिलायबल, हाई रिलायबल हम फिर भी लिख लेंगे. याद करने वाली चीज़ ये कि रिलायबिलिटी बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ओरल एविडेंस ये दोनों सेम है. डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, विजुअल एविडेंस, एग्जामिनिंग फिगर्स, ओरल एविडेंस, reliability of information generated within entity, photocopies and accepted evidence and gain increased assurance. टोटल 10 पॉइंट है. बताओ ना. डॉक्यूमेंट्री ओरल 2 पॉइंट हो गए. गेन डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, एक्सटर्नल सोर्सेज से, विजुअल एविडेंस से, एग्जामिनिंग फिगर्स से, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड विद इन एंटाइटी से, फोटोकॉपी से, एक्सेप्टेड एविडेंस से, गेन इनक्रीज एश्योरेंस. तो ये इसके कुछ पॉइंट थे. Sharing draft report with management with category of risk involved and each remark and qualification after the exit meeting. एक बार exit meeting हो गई आपकी मैनेजमेंट के साथ में तो आप ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा आपका. आप ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिट आपका जो भी रिपोर्ट बना आप उसको प्रिपेयर करोगे और आप अपना ओपिनियन दोगे. तो जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव समरी है
ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाई लेवल समरी। और एग्जीक्यूटिव समरी में आपका क्या होना चाहिए, जो भी आप एग्जीक्यूटिव समरी दे रहे हो उसमें समरी में क्या होगा, ठीक है। सो द ऑडिट इज ऑपरेशन एंड इट्स पर्पस, कि क्या ऑपरेशन है कंपनी का, उसका पर्पस क्या है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच ऑडिटी डील्स विद। बैलेंस बिटवीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या है। की रिस्क आइडेंटिफाइड किया है तो उसके बारे में बता दो। कॉमेंट्री ऑफ बैलेंस की बैलेंसेस, कॉमेंट्री ऑन दी अकाउंट पॉलिसीज, ये वो रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ये सारे कुछ पॉइंट है। फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट होगा, फिर एग्जिट मीटिंग होगा, फॉर्मल ड्राफ्ट होगा एंड फाइनल रिपोर्ट होगा, ठीक है। फिर ये कुछ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंडक्ट करना है अकॉर्डिंग टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर कुछ है चीज़ें ऐसे। फिर फॉर्मेट ऑफ ओपिनियन, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट जो रहेगा वो MR3 में जाएगा। लिमिटेशंस कुछ है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज लिमिटेशन टॉकिंग अबाउट, तो इफ आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कुछ इम्पोज कर देती है लिमिटेशंस को, ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस डाल सकती है। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि इज लाइकली टू रिजल्ट इन नीड टू एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, तो डिस्क्लेमर दे सकता है ओपिनियन का कि ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू रिमूव द लिमिटेशन, ठीक है। अगर अब अथॉरिटी जो है वो रिफ्यूजेस टू रिमूव द लिमिटेशन, अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो उसने कुछ लिमिटेशन कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दी ऑडिट में, ठीक है, अब वो मना करे नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर बोल देगा वेर इट इज़ दैट वेदर इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, वो चेक करेगा। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द implications of it and auditor include that auditor conclude that the effect of unavailable audit evidence could be material, auditor shall express disclaimer of opinion, कि मैं conclude नहीं कर पा रहा kind of। प्री रिक्विजिट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है कि एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव, क्लियर, कंसाइज, कंस्ट्रक्टिव, कंप्लीट, टाइमली होना चाहिए। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो सिग्नेचर जो रहेगा वो ऑडिट फर्म के नाम पे रहेगा, पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया गया है। अगर सेक्रेटरियल ऑडिट है तो इट हैज़ टू बी साइन बाय द सेक्रेटरियल ऑडिटर, जो कि PCS होगा। PCS फॉर्म में है तो साइंड बाय पार्टनर रहेगा तो भी चलेगा। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी साइंड बाय एम्प्लॉई ऑफ द PCS, भले ही उस PCS फॉर्म में जो एम्प्लॉई है वो CS है, ठीक है। और उसके बाद वो मतलब समझ लो, ऐसे समझो कि PCS फॉर्म है रोशनी लिमिटेड, अब मेरी एक एम्प्लॉई है सोनल, सोनल भी PCS ही है लेकिन वो मेरी एम्प्लॉई है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट में सेक्रेटरियल ऑडिट में साइन नहीं कर सकती है। So this is how your chapter is over. Thumbs up if you like it and have a great day. Bye bye.